अरस्तु कौन है? सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु कौन है? राजनीति शास्त्र के पिता है। अरस्तु कौन है? तो जीव विज्ञान के पिता है। माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे एकाकी परिवार हो जाएंगे। माता पिता और उनके विवाहित बच्चे, साथ में दादा दादी चाचा चाची भी आ सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर महाराष्ट्र के जेल में बंद किया गया था, तो वहां उन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम भारत एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। उसी पुस्तक में इन्होंने लिखा था, चीनी यात्री जितना भी भारत में यात्रा किए हैं भारत को 3 तू के नाम से जानते हैं। पशुपालन, डेयरी और मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र का, जो ग्रामीण क्षेत्र का जो है मुख्य व्यवसाय होता है। क्योंकि रिपन के समय ही पहली बार 1881 में नियमित जनगणना हुआ। रिपन ये व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने कहा कि 7 से 14 वर्ष के बच्चों को कारखानों पे, दुकानों पे काम पे नहीं रखना है। कारखाना अधिनियम रिपन ने चलाया था। भारत में शेयर मार्केट किसने शुरू किया? रिपन ने। आज हम लोग की क्लास नागरिक शास्त्र रहेगी, 2 वीडियो में रहेगा। सिलेबस के अनुसार हम लोग पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे, अभी इसके पहले इतिहास के जो है हमने समाप्त किया। सिलेबस के अनुसार पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। इसके बाद हम लोग 2 वीडियो में नागरिक शास्त्र, फिर भूगोल, फिर इसके आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और हम लोग इस क्लास में हम लोग ये इस पार्ट को देखने जा रहे हैं, और इसमें हम और हमारा समाज, ग्रामीण एवं नगरीय समाज का रहन सहन, ग्रामीण एवं नगरीय स्वशासन, जिला प्रशासन, ये भाग 1 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और आपका बहुत आसान इसमें से प्रश्न आते हैं। एक बार ठीक से पढ़ लेंगे तो गलत नहीं होंगे, और इसको हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, भाग 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, और आसानी से नंबर आपको मिल सकता है। आसान आता है, गलत नहीं करेंगे आप इसमें। ठीक है, आइए देखते हैं हम और हमारा समाज। सबसे पहले प्रश्न ये आता है, यह किसका कथन है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह किसका कथन है? तो अरस्तु का कथन है, याद रखिएगा। अरस्तु कौन है? सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु कौन है? राजनीति शास्त्र के पिता है। अरस्तु कौन है? तो जीव विज्ञान के पिता है, याद रखिएगा। ठीक है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। मानव समाज की सबसे छोटी, प्राथमिक और आधारभूत इकाई परिवार होती है। प्रश्न यह भी आता है, बालक की प्रथम शिक्षिका कौन है? तो उसकी माता है। बालक का प्रथम शिक्षक उसके पिता है। तो बालक का जो है प्रथम विद्यालय उसका परिवार होता है, उसका परिवेश होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, समाज का निर्माण व्यक्तियों से होता है, और समाज की सुरक्षा और विकास की व्यक्ति की विकास पर निर्भर करता है। आदिम काल में मानव एकाकी जीवन था, परंतु सुरक्षा और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसने सामुदायिक जीवन की शुरुआत किया। मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकता होती हैं, भोजन, कपड़ा और मकान, जो है ये 3 आवश्यकता होती हैं। आइए हम लोग यहाँ देखा जाए एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार में अंतर। एकाकी परिवार पूछा हुआ आपके एग्जाम में, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे एकाकी परिवार हो जाएंगे। संयुक्त परिवार में सीधी सी परिभाषा, माता पिता और उनके विवाहित बच्चे, साथ में दादा दादी चाचा चाची भी आ सकते हैं। आइए मानक भाषा में परिभाषा देखा जाए कि एकाकी परिवार केवल माता पिता और उनके अविवाहित, जिनके विवाह न हुए हैं, वो बच्चे। संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन और सब लोग उसमें हो, या कह सकते हैं माता पिता और उनके विवाहित बच्चे। ठीक है, आकार क्या होता है? एकाकी परिवार का आकार छोटा होता है, संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होता है। एकाकी परिवार, इसमें आत्मनिर्भरता और अधिक स्वतंत्रता होती है। इसमें पारस्परिक सहयोग और जो है आर्थिक सुरक्षा रहती है। वर्तमान समय में नगरीकरण, औद्योगिकरण के कारण संयुक्त परिवार में तेजी से एकाकी परिवार में बदल रहे हैं। आप महंगाई की वजह से कह सकते हैं, नगरीकरण की वजह से कह सकते हैं, औद्योगिकरण की वजह से कह सकते हैं, या विचारों को आपस में न मिलने की वजह से कह सकते हैं, या आर्थिक अधिक स्वतंत्रता की वजह से एकाकी परिवार की संख्या बढ़ रही है, जिससे भविष्य में बच्चों का जो है भावनात्मक विकास नहीं हो पा रहा है। वह किसी भी उम्र को लोग को कुछ भी बोल दे रहा है। उसका प्रमुख कारण क्या है? एकाकी परिवार है। आइए देखा जाए भारत में विविधता। भारत एक विविधताओं वाला देश है, जहां भौगोलिक, भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक जो है विविधता पाई जाती है। भाषाई विविधता भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं शामिल थीं, बाद में संशोधन द्वारा 8 जो है जोड़ी गईं। भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई हैं, याद रखिएगा। पहले 6 भाषाएं थीं और 6 भाषाओं में बाद में 5 को जोड़ा गया। अब कुल कितनी हो गई? 11 भाषा हो गई है, याद रखिएगा। भौगोलिक विविधता लद्दाख को
छोटा तिब्बत कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पश्मीना ऊन उत्पादन होता है। कई बार पूछा हुआ है पश्मीना ऊन किससे प्राप्त किया जाता है, तो पश्मीना ऊन याद रखिएगा, जो भेड़ से, जो बकरी से जो ऊन प्राप्त किया जाता है उसे पश्मीना ऊन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे केरल भारत का दक्षिण पश्चिम राज्य है जो मसालों जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची के व्यापार के लिए ऐतिहासिक रूप से जो है ये प्रसिद्ध है। प्रमुख सांस्कृतिक विविधता, त्योहार एवं नृत्य। अब पूछता है ओणम, कई बार ये चारों अक्सर एग्जाम में पूछता है, महत्वपूर्ण कंटेंट ही रखे गए हैं, बेवजह ISPCS की तरह सिलेबस को बढ़ा के आपको नहीं दिया जा रहा है। आप पढ़ेंगे निश्चित ही इसमें से आएगा, याद रखिएगा। ओणम यह केरल का एक प्रमुख त्योहार है जिसमें प्रसिद्ध नाव प्रतियोगिता होती है। और नाव प्रतियोगिता किस नदी पे होती है? पेरियार नदी पे होती है। याद रखेंगे आप, किस नदी पे? पेरियार नदी पे जो है नौका प्रतियोगिता होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे पोंगल। पोंगल यह तमिलनाडु का जो है फसल कटाई के समय मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। बिहू यह असम राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य और त्योहार है। कथक यह उत्तर प्रदेश का मुख्य जो है शास्त्रीय नृत्य है। ये पुस्तक SST जिनको जूनियर से देना है उनको मंगा के पढ़ना चाहिए 2 से 3 बार। इसमें हमारे द्वारा अभी तक जितने भी पढ़ाने का अनुभव रहा, प्रश्न उत्तर के माध्यम से हमने इसको शामिल कर लिया है और हर प्रश्न के बाद जो है डिटेल हमने व्याख्या यहाँ कर दिया है। आप यहाँ देखेंगे अपनी विषय सूची के अनुसार जिस सब्जेक्ट को तैयार करना चाहेंगे, जिस चैप्टर को, उसको आसानी से तैयारी कर सकते हैं। टीचिंग एग्जाम के लिए यहाँ लिखा भी हुआ है, सबसे जो है सर्वोत्तम बुक है और इसको आपको पढ़ना चाहिए। इस नंबर पर आप लिंक मांगेंगे तो आपको QR कोड दे दिया जाएगा, पेमेंट करके इससे मंगा सकते हैं, ठीक है। या हमारे ऑफिशियल वेबसाइट examsiddhi.com से भी इसको मंगा सकते हैं, ठीक है। जो लोग बैच नहीं लिए हैं ले सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, जो लोग अभी लोग नहीं जुड़े हैं टेट के टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर आपको जुड़ना चाहिए। विविधता में एकता क्या होता है ये देखा जाए। भारत के लिए विविधता में एकता वाक्यांश नारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे, ठीक है। आप जानते होंगे भारत के जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। और पाकिस्तान कब आजाद हुआ? एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को। और 14 अगस्त 1947 को जो है पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली बने और वहां के गवर्नर जिन्ना बने। और भारत के गवर्नर जो है कौन बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह सकते हैं, ठीक है। प्रथम राष्ट्रपति वो बने थे। आइए देखा जाए, इसमें से सी राजगोपालचारी वैसे गवर्नर बने थे, उसके बाद राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेहरू जी ने इस विचार का वर्णन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर महाराष्ट्र के जेल में बंद किया गया था तो वहां उन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। उसी पुस्तक में इन्होंने लिखा था कि चीनी यात्री जितना भी भारत में यात्रा किए हैं भारत को इन तू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इन तू को नाम से जानते हैं। किसमें लिखा हुआ है? तो ये भारत की खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, उसमें यह बात लिखा गया है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुस्तक कब लिखा? जो है अहमदनगर जेल में लिखा था। नेक्स्ट आप देखेंगे राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है जो भारत की राष्ट्रीय एकता को अभिव्यक्त करता है। सामाजिक पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्धता, इसमें थोड़ा शब्दों को ध्यान से आप देखेंगे। पूर्वाग्रह क्या होता है? जैसे किसी के दिमाग में पहले से ग्रसित कोई पुरानी धारणा, जैसे कहा जाए पुरानी धारणा या नकारात्मक धारणा ये कहा जा सकता है, नकारात्मक राय भी कहा जा सकता है। जैसे कहा जाए विद्यालय में प्रेयर प्रार्थना केवल लड़कियां अच्छी से करा सकती हैं, साइकिल का रेस केवल लड़के ही जीत सकते हैं, अच्छा खाना सिर्फ महिलाएं ही बना सकती हैं। तमाम इस तरह की बातों से जो ग्रसित मानसिकता होती है उसे पूर्वाग्रह कहा जाता है। और रूढ़िबद्धता मतलब पुराने जो समूह के लोग थे उसी के अनुसार भी चलना, कोई परिवर्तन न करना। आइए परिभाषा देखा जाए, आपको क्लियर हो जाएगा। पूर्वाग्रह क्या होता है देखिएगा, जब हम किसी व्यक्ति या समूह के बारे में बिना सोचे समझे पहले से ही कोई नकारात्मक राय बना लेते हैं तो उसे पूर्वाग्रह कहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा क्या होता है? जब हम किसी खास धार्मिक भाषाई क्षेत्रीय समूह के सभी लोगों को एक ही निश्चित छवि या सांचे में बांध देते हैं, जैसे लड़कियां रोती हैं लड़के नहीं रोते हैं, तो ये रूढ़िबद्ध जो है धारणा होता है कि मर्द को दर्द नहीं होता। नहीं लोग कहते हैं अरे लड़के हो रो रहे हो लड़कियों की तरह, ये रूढ़िबद्ध जो है धारणा होती है, ठीक है।
नेक्स्ट आप देखेंगे समाज में व्याप्त असमानता और भेदभाव का मुख्य कारण पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध जो है धारणाएं ही होती हैं। संवैधानिक प्रावधान एवं सामाजिक सुधार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता छुआछूत का अंत जो है करता है, यानी कई बार पूछा हुआ है अनुच्छेद 17 में क्या है, तो छुआछूत का अंत का वर्णन है जो कानूनी रूप से दंडनीय अपराध है। संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित जो है करता है। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, जिन्हें दलितों और शोषित समाज के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक मनु इन्हें कहा जाता है और जो है मुह जिला में मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अंबेडकर दिवस कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को अंबेडकर दिवस या समानता दिवस मनाया जाता है। लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है शुरू की गई। समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून का शासन अनिवार्य है, जिसे लागू करने की जिम्मेदारी जो है न्यायपालिका और प्रशासन की होती है। और ये जो है आफ्टर ब्रश आप ले सकते हैं। ब्रश करने के बाद क्या खाएं? ब्रश करने के बाद 1 चम्मच इसे जरूर लेना चाहिए पढ़ने वाले स्टूडेंट को। इसमें बादाम से लेकर सब कुछ मिला हुआ है और इसे जिन्हें सुस्ती आती हो, पढ़ते समय नींद आता हो, उनको भी ये लेना चाहिए। सुबह भी ले सकते हैं, रात को खाना खाने के बाद, या अच्छा परिणाम देखना हो तो दूध के साथ भी ले सकते हैं। जो रेट है उससे 50 रुपए डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको कूपन कोड आदित्य 2026 लगाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, चाहे इस नंबर पे भी आप चाहें तो लिंक को मांग सकते हैं। उसमें नया शेड्यूल देखा जाए, नया चैप्टर है उसी में नारी शास्त्र वाले में कि ग्रामीण और नगरीय समाज का रहन सहन। आप जानते होंगे कहा जाता है कि जितनी लड़कियों को दहेज में जो पैसा खर्च किया जाए वो पैसा अगर उनके शिक्षा पे खर्च कर दिया जाए तो समाज का बहुत ही अच्छा जो है सुधार होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे सामाजिक ग्रामीण समाज आजीविका। भारत को गांव का देश कहा जाता है, जहां वर्तमान में भी देश की एक बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करती है? निवास करती है। ग्रामीण समाज की अर्थव्यवस्था और आजीविका का मुख्य आधार कृषि और पशुपालन होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा किए जाने वाले कार्य जैसे टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ईंट बनाना आदि जो है गैर कृषि कार्य कहलाते हैं। सीमांत किसान किसे कहेंगे? वे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर लगभग 2.5 जो है एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि हो, उसे जो है सीमांत कहेंगे। छोटे किसान किसे कहलाएंगे? वे किसान जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक की भूमि हो और वे अपने परिवार के साथ स्वयं खेतों में काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद बड़े किसान किसे कहते हैं? वे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक, अक्सर कई एकड़ की भूमि होती है, जो मजदूरों से काम कराते हैं और अपनी उपज का जो है बाजार में बेचते हैं, जैसे रामलिंगम इनको भी कहा जाता है। भूमिहीन कृषि मजदूर आप जानते होंगे, नाम से भी क्लियर है, समझाने की आवश्यकता नहीं है। वे मजदूर जिनके पास अपनी कोई भूमि नहीं होती, वे आजीविका के लिए पूरी तरह से दूसरों के खेतों पर निर्भर होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ वर्ष के केवल कुछ ही महीनों बुआई, निराई, कटाई में काम मिलता है। कर्ज का जाल समझ रहे होंगे। फसल बर्बाद होने या बीमारी के कारण जब छोटे किसान साहूकारों से ऊंची ब्याज पर जो है ऋण लेते हैं और उसे चुका नहीं पाते हैं तो इसे कर्ज के जाल में फंस जाता है। जैसे आज के डेट में देखते होंगे कि जो लोग किस्त पे मोबाइल ले लेते हैं, गांव में अक्सर लोग लेते हैं, और जो मोबाइल 10,000 का होता है वो 15,000 का हो जाता है। बाई चांस मोबाइल खो जाए, टूट जाए, फूट जाए, या उनकी आर्थिक स्थिति, इनकम बंद हो जाए, प्राइवेट नौकरी छूट जाए तो कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब हाथ में पैसा हो तभी कोई काम करना चाहिए। खैर आपको ज्यादा बताना नहीं है। सीढ़ीदार खेती देखा जाए, सीढ़ीदार खेती क्या होता है? सीढ़ीदार खेती पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ों की ढलान को काटकर समतल पट्टियां बनाई जाती हैं, जो मुख्य रूप से नागालैंड जैसे चियामी गांव में धान की खेती और मृदा अपरदन को रोकने के लिए होता है। पूरे भारत के राज्यों में नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहां झूमिंग कृषि अधिक होता है।
झूमिंग कृषि क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पे कृषि करना, वो झूमिंग कृषि कहलाता है। तो झूमिंग कृषि सबसे अधिक कौन करता है? तो मेघालय के गारो खासी जनजाति करती है। और किस राज्य में सबसे अधिक होता है? नागालैंड में होता है, याद रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि 2011 में जो जनगणना हुआ था तो किस हर राज्य में जनगणना जब हुआ 11 में तो बढ़ गया, और किस राज्य में बढ़ने के बजाय कम हो गया, वो राज्य कौन सा है? नागालैंड है, याद रखेंगे यार। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें से तटीय क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण परिवारों की आजीविका का मुख्य साधन मछली पकड़ना होता है। वे मानसून के 4 महीनों में समुद्र में जाते मछलियों का प्रजनन काल में जाते हैं। नगरीय समाज व आजीविका देखा जाए, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर जनसंख्या का पलायन नगरीकरण कहलाता है, जिनका मुख्य कारण शहरों में बेहतर रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। शहरों में सड़कों के किनारे पटरी पर या ठेला लगाकर सामान बेचने वाले स्वरोजगार लोगों को फेरी वाला या पटरी व्यापारी कहा जाता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर जो है सामान बेचकर अपनी जो है आजीविका चलाते हैं। और नेक्स्ट आइए देखा जाए, शहरों में जहां दिहाड़ी मजदूर, मिस्त्री, पेंटर आदि काम की तलाश में सुबह औजारों के साथ इकट्ठा होते हैं, उस स्थान को लेबर चौक कहा जाता है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे शब्दावली आप यूपी टेट में देखिएगा, पर्यावरण में भी आता है और जीएस वाले में भी आता है, और गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनियमित कर्मचारी वे मजदूर या कारीगर जिन्हें कंपनियां अस्थायी रोजगार नहीं देती और आवश्यकता अनुसार या सीजनल काम होने पर ही वेतन पर रखती हैं, उन्हें अनियमित जो है कर्मचारी कहते हैं। नियमित और अस्थायी कर्मचारी किसे कहते हैं? वे कर्मचारी जो सरकारी या बड़ी निजी कंपनियों में निश्चित मासिक वेतन पर काम करते हैं और उनके काम की निरंतरता बनी रहती है। अस्थायी कर्मचारियों को मिलने वाले मुख्य सामाजिक सुरक्षा लाभों में भविष्य निधि, चिकित्सा छुट्टियां, सेवानिवृत्ति के बाद जो है पेंशन आधारित होते हैं। कॉल सेंटर क्या होता है? देखा जाए, शहरों में रोजगार का एक नया साधन जो एक केंद्रीकृत कार्यालय होता है, जहां कंप्यूटर और फोन के माध्यम से विदेशी या घरेलू उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाता है। आइए यहाँ देखा जाए, ग्रामीण बनाम नगरीय रहन सहन तुलनात्मक तालिका, यानी ग्रामीण समाज कैसा होता है। ये सब चैप्टर इतना आसान है कि आप जान रहे होंगे, बस एक बार आप लोग को देखना है। और नगरीय समाज में क्या अंतर होता है देखा जाए। मुख्य व्यवसाय क्या होता है ग्रामीण समाज का, आप जानते होंगे, कृषि के साथ पशुपालन, डेयरी और मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र का, जो ग्रामीण क्षेत्र का जो है मुख्य व्यवसाय होता है। नगर में क्या होता है? उद्योग, व्यापार, नौकरी और सेवाएं जो है इसमें होता है नगरी में, ठीक है। रोजगार की प्रकृति क्या होती है? मौसमी होती है और अनिश्चित होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार जो है निश्चित नहीं होता है, लेकिन नगरीय क्षेत्रों में नियमित होता है, अस्थायी होता है, स्वरोजगार होता है, ठीक है। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम होता है और खुले आवास होते हैं। नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अत्यधिक उच्च होता है और जो है बहुमंजिला मकान होते हैं। और ग्रामीण समाज में आपसी संबंध गहरे, घनिष्ठ, अनौपचारिक और जो है पारंपरिक होते हैं। और नगरीय समाज में संबंध मुख्य रूप से औपचारिक और व्यक्तिवादी जो है होते हैं। फिर ग्रामीण समाज में देखिएगा, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा और परिवहन की सीमित व्यवस्था होती है, लेकिन वही नगरीय क्षेत्र में आप देखेंगे आधुनिक अस्पताल, विश्वविद्यालय और विकसित परिवहन व्यवस्था होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट चैप्टर, उसी में ग्रामीण एवं नगरीय स्वशासन देखा जाए, इंपॉर्टेंट है ये तो। जो है स्थानीय स्वशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखा जाए, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक जो है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। 1882 का प्रस्ताव रखा गया था। याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन बहुत ही फेमस थे, लोकप्रिय थे। लोकप्रिय किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। लोकप्रिय कहा किसने कहा? गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा। और गोपाल कृष्ण गोखले के विषय में आप जानते होंगे, महात्मा गांधी के जो है राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। लोकप्रिय किसने कहा गया? रिपन को कहा। क्यों रिपन को कहा गया? क्योंकि रिपन के समय ही पहली बार 1881 में नियमित जनगणना हुआ। रिपन ये व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने कहा कि 7 से 14 वर्ष के बच्चों को कारखानों पे, दुकानों पे काम पे नहीं रखना है। कारखाना अधिनियम रिपन ने चलाया था। भारत में याद रखिएगा, शेयर मार्केट किसने शुरू किया? रिपन ने शुरू किया। भारत में सेंसेक्स, भारत में स्थानीय नगर पालिका, याद रखिएगा, और ग्रामीण व्यवस्था, ये पंचायत व्यवस्था, ये सब व्यवस्था किसने? रिपन ने किया था।
इसीलिए सबसे लोकप्रिय कहा गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट आ रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्वों में डीपीएसपी कहा जाता है के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। 3 चीज आपको मैं बता रहा हूं। एक तो यहां मैं लिख दे रहा हूं नीति निर्देशक और इसे तत्व कहेंगे। दूसरा प्रस्तावना और तीसरा मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे मूल अधिकार। ये तीनों प्रश्न एक ऐसा पूछता है कि मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं। यह दोनों याद रखिएगा वाद योग्य नहीं है। क्या पता यही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए। वाद योग्य क्या है? ये नहीं है, इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। लेकिन मूल अधिकार के लिए वाद योग्य है, आंशिक रूप से ये वाद योग्य है, ये इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। और मूल अधिकार के लिए कोर्ट में कहां जा सकते हैं? या तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और जिला कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखा जाए। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति 1957 में किया था। एक प्रश्न यहां से आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए उसको जो है ब्लैंक पेज पे हम बनाएंगे। 1956 में आप याद रखिएगा, 1956 में डॉक्टर भीमराव याद रखिएगा अम्बेडकर जी का मृत्यु होता है। प्रश्न ये आता है, एक बार प्रश्न पूछा हुआ था टीचर परीक्षाओं में कि पंचायती व्यवस्था का याद रखिएगा व्यवस्था का विरोध कौन किया था? कौन इसका विरोध में थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके विरोध में थे, याद रखिएगा। उसके बाद जब इनकी मृत्यु 56 में होती है और मरने के 1 साल बाद 57 में याद रखिएगा जो है बलवंत राय मेहता समिति आती है। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की जाती है और यह अपनी रिपोर्ट देते हैं 2 अक्टूबर 1959 को रिपोर्ट देते हैं और कहते हैं भारत में पंचायती व्यवस्था त्रिस्तरीय होगा। एक जिला स्तर, उसके बाद कहते हैं ब्लॉक स्तर, याद रखिएगा ब्लॉक स्तर, उसके बाद कहते हैं ग्राम स्तर। ये 3 स्तर पे जो है पंचायती राज व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगा, पंचायती राज व्यवस्था चलेगा। एक और प्रश्न कभी कभी आता है कि 1977 में जनता दल की सरकार रहती है। किसकी सरकार? जनता दल की सरकार रहती है और अशोक मेहता आते हैं, याद रखिएगा। अशोक मेहता कहते हैं कि 2 ही स्तर रहेगा, एक जिला स्तर याद रखिएगा और एक कह रहे हैं ग्राम स्तर। बीच में कौन सा स्तर ये गायब कर दे रहे हैं? ब्लॉक स्तर को गायब कर देते हैं। लेकिन याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 में याद रखिएगा जो है इससे सुचारू रूप से 24 जो है अप्रैल को 1992 में इसे लागू कर दिया जाता है। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। लेकिन आज भी कहीं कहीं पहाड़ी इलाकों में जैसे अरुणाचल प्रदेश में ये ब्लॉक की आवश्यकता नहीं है, तो जो है 2 ही स्तर है, जिला स्तर है और ग्राम स्तर है। ठीक है, तो ये पंचायती राज के विषय में अक्सर प्रश्न आता है कि पंचायती राज जो है सबसे पहले कहाँ लागू हुआ। तो लागू अगर देखा जाए तो कहाँ हुआ? नागौर जिला में हुआ। कहाँ हुआ? नागौर जिला कहाँ है? राजस्थान में है, वहां लागू हुआ। उसके बाद कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में लागू हुआ। मेथी आप जानते होंगे ना, मेथी भिगो के लोग खाते हैं, शुगर बीमारी के लिए फायदा करता है। तो मेथी सबसे अधिक कहाँ होता है? नागौर में होता है, राजस्थान में होता है। आइए पॉइंट टू पॉइंट देखा जाए इसको। पॉइंट टू पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि भारत में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश अशोक मेहता समिति 1977 द्वारा की गई थी। ठीक है, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में किया गया। राजस्थान के बाद पंचायती राज व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश 11 अक्टूबर 1959 को जो है हुआ। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का मुख्य उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण और लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाना है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन व पंचायती राज के विषय में देखा जाए, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसलिए प्रति वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है मनाया जाता है। 73वें संविधान संशोधन भारतीय संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के कार्य के लिए कुल 29 विषय प्रदान किए गए।
पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 में 243(0) तक जो है वर्णित है। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष जो है होनी चाहिए। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, यानी गांव का मतदाता की सूची में नाम दर्ज होने के लिए 18 वर्ष, और जो है पंचायती या प्रधान बनने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। इसकी जानकारी आपको होगी। अनुच्छेद 243D के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 33% सीटें जो है आरक्षित की गई हैं। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। समय से पूर्व भंग होने पर 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। पंचायती चुनाव संपन्न कराने की संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नगरीय स्थानीय स्वशासन या नगर निकाय शहरी नगरीय स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा प्रदान किया गया। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 को 12वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई। संविधान की 12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय निकायों को कार्य करने हेतु कुल 18 विषय जो है सौंपे गए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नगरीय निकायों से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243P 243ZG तक विस्तृत है। नगर निगम के सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी प्रमुख को महापौर कहा जाता है। ठीक है। स्वशासन की प्रशासनिक संरचना ग्रामीण स्वशासन, आइए देखा जाए इसमें से। और इससे प्रश्न क्या पूछता है ग्रामीण स्वशासन से? अगर पूछेगा कि ग्रामीण स्तर पे जो है ग्राम पंचायत होता है, और जो है ग्राम प्रधान राजनीतिक प्रमुख होता है, सरपंच, और प्रशासनिक अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी होता है। अगर देखा जाए मध्यम या ब्लॉक स्तर पे देखा जाए तो जो है क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति होती है, राजनीतिक प्रमुख ब्लॉक प्रमुख होता है, और प्रशासनिक अधिकारी खंड विकास अधिकारी होता है। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे उच्च जिला स्तर पे तो जिला पंचायत होता है, राजनीतिक प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, और प्रशासनिक अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। ठीक है। क्षेत्र का प्रकार में अगर देखा जाए तो संक्रमणशील क्षेत्र में नगर पंचायत होता है। इसकी विशेषता क्या होती है? यहाँ के प्रमुख को नगर पंचायत अध्यक्ष कहते हैं, और प्रशासनिक प्रमुख जो है इसके जो है नगर पंचायत अध्यक्ष होते हैं। फिर देखा जाए अगर छोटे नगरीय क्षेत्रों में, छोटे शहरों में देखा जाए तो नगर पालिका परिषद होता है। अगर किसी जिले में देखा जाए यहाँ वार्ड के सदस्यों का सीधे चुनाव होता है, और राजनीतिक प्रमुख नगर पालिका अध्यक्ष होते हैं। अगर बड़े महानगरों में देखा जाए तो नगर निगम होता है, और यहाँ के जो है प्रशासनिक प्रमुख जो है नगर आयुक्त होते हैं, और राजनीतिक प्रमुख मेयर महापौर होते हैं या नगर आयुक्त होते हैं। अब आइए हम लोग देखा जाए जिला प्रशासन। जिला प्रशासन के विषय में देखा जाए सामान्य परिचय और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखा जाए, जिला प्रशासन का मुख्य प्रशासनिक जो है अधिकारी जो है जिला कलेक्टर होते हैं। पर भारत में कलेक्टर पद का सृजन सर्वप्रथम 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा जो है किया गया। जिलाधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS वर्ग का एक जो है वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होता है। जिला प्रशासन के 3 मुख्य कार्य होते हैं: कानून व्यवस्था बनाए रखना, भूमि राजस्व वसूलना, और नागरिक जो है सुविधाएं देना। ठीक है। विकास कार्य संचालित करना। राज्य सरकार और जनता के बीच की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक कड़ी जो है जिला प्रशासन होता है। नेक्स्ट देखा जाए कानून और जो है व्यवस्था का प्रशासन। जिले में शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सर्वोच्च जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होती है। जिले के पुलिस विभाग का सर्वोच्च प्रमुख जो है पुलिस अधीक्षक होता है, SP होता है, आप जानते ही होंगे। SP कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण के कार्य में सीधे जिलाधिकारी के अधीन कार्य करता है। और नेक्स्ट है इसमें कानून व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पूरे जिले में कई पुलिस सर्किलों में बांटा जाता है, जिसका प्रमुख क्षेत्राधिकारी जो है होता है। थानों के कार्य की देखरेख और संचालन के लिए थाना प्रभारी या कोतवाल उत्तरदायी होता है। जिले की जेल व्यवस्था और कैदियों की देखरेख के लिए मुख्य उत्तरदायित्व जो है जेल अधीक्षक का होता है। राजस्व एवं भूमि प्रशासन में देखा जाए, जब जिलाधिकारी जिले से लगान, कर,
या भूमि राजस्व वसूलने का कार्य करता है तब उसे कलेक्टर कहा जाता है। तहसील स्तर पर राजस्व वसूली, भूमि संबंधित विवादों का निपटारा, प्रशासनिक कार्य का मुख्य प्रभारी जो है तहसीलदार होता है। ग्रामीण स्तर पर भूमि का नाप जोख, रिकॉर्ड रखना, खसरा खतौनी तथा राजस्व संबंधित कार्यों के लिए लेखपाल और पटवारी जो है उत्तरदायी होता है। आइए देखा जाए यहाँ पे जो है राजस्व प्रशासन का जो है शीर्ष से निम्न स्तर तक देखा जाए। जिला स्तर पे कौन होते हैं? मुख्य राजस्व अधिकारी, जिला अधिकारी या कलेक्टर होते हैं। उपखंड स्तर पे जो है उप जिला अधिकारी होते हैं। तहसील स्तर पे तहसीलदार या नायब तहसीलदार होते हैं। राजस्व चक्र स्तर पे कानूनगो या राजस्व निरीक्षक होते हैं। ग्राम स्तर पर लेखपाल या पटवारी होते हैं। आइए देखा जाए विकास एवं नगरीय सुविधाएं। जिले में विकास योजनाओं को लागू करने वाला मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी या जिला विकास जो है अधिकारी होता है। जिले में सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य सेवाओं का सर्वोच्च प्रमुख जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है। जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा 1 से 8 तक की देखरेख का सर्वोच्च अधिकारी जिला बेसिक अधिकारी जो है होता है। जिले में माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 से 12 के विद्यालयों के निरीक्षण एवं संचालन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक जिम्मेदार होते हैं। आइए देखा जाए जिला न्यायिक प्रशासन। जिला स्तर पर न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश होता है। जब न्यायाधीश दीवानी मामले की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहा जाता है, लेकिन जब न्यायाधीश फौजदारी मामले, क्रिमिनल केस जैसे चोरी, मारपीट, हत्या के मामले की सुनवाई करता है तो उसे जो है सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखा जाए। इसमें जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा संबंधित जज के राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा, उनके विवादों के त्वरित निवारण के लिए जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता फोरम कार्य करता है। जिला स्तरीय प्रमुख अधिकार और उनके विभाग देखा जाए। आइए देखा जाए विभाग में देखा जाए सामान्य प्रशासन देखा जाए तो जिलाधिकारी का है और मुख्य जिम्मेदारी। उसके बाद जो है स्वास्थ्य विभाग जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ का होता है। बाकी इनके बारे में जिम्मेदारी क्या है आप नाम से ही क्लियर हो जाता होगा आपको। प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी बीएसए का होता है। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी जो है एसपी को होता है और अभियांत्रिकी निर्माण की जिम्मेदारी जो है इंजीनियरिंग अधिशासी अभियंता का होता है। और ये पुस्तक आपको जरूर पढ़ना चाहिए कम से कम एसएसटी जूनियर के लिए। और इसी के साथ ये पहला भाग हम लोग समाप्त करते हैं। अब इसके बाद दूसरा भाग आएगा, उसे देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।